नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र खाँट। आज हम 2025 जीव विज्ञान पेपर का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जीव विज्ञान की पार्ट बी के अंदर पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने देखा था पार्ट ए के बारे में, जो बहु विकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न और एक शब्द या एक लाइन के उत्तरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम शुरू करेंगे हमारा बी पार्ट, सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी उत्तर सीमा 50 शब्द के लगभग होती है। सबसे पहला प्रश्न, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट वीडियो के अंत में जरूर लिखें। हमारा चौथा प्रश्न, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमें मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए कह रहा है प्रश्न। तो इसका चित्र हम किस प्रकार बनाएंगे, आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार अच्छे से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, ये उसकी गर्भाशय भित्तियां होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक अच्छा सुव्यवस्थित डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, वैसे इधर भी इसी प्रकार एक अंडाशय होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अंडवाहिनिका, अंडाशय, गर्भाशय, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं, ये हमारी अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका है, ये अंडाशय है, और ये हमारा जो दिख रहा है ये पूरा ये गर्भाशय है, और ये आपकी ग्रीवा और ये पूरी योनि नाल है। इस प्रकार इस छोटे प्रश्न के अंदर हम अच्छा सा एक डायग्राम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, IUT सहायक जन प्रौद्योगिकी का पूरा नाम लिखिए। IUT का पूरा नाम क्या है, ये हमें लिखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो IUT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या नाम है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन
ट्रांसफर, क्या है? ट्रांसफर। इस प्रकार IUT का पूरा नाम लिख सकते हैं, ट्रांसफर। ठीक है, अब इसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? हिंदी के अंदर उसका नाम है अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण। ठीक है, यह एक क्या है? जन प्रौद्योगिकी यानी सहायक जन प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है। और ये क्या किया जाता है? जिसमें भ्रूण को गर्भाशय में सीधा स्थानांतरित किया जाता है। और ये भ्रूण होता है, उस भ्रूण को कब स्थानांतरित किया जाता है? तो ये भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमियर, कितना? 8 ब्लास्टोमियर या 8 कोरक खंड से बड़ा हो जाता है, तब इसे क्या किया जाता है? आपके स्थानांतरित किया जाता है। मां के गर्भाशय के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, कॉलम आई यानी 1 के पदों को कॉलम सेकंड के साथ संगत क्रमानुसार कोष्टक के भीतर लिखकर मिलान कीजिए। उसकी हमें क्या करनी है? मिलान करना है। कॉलम ए के अंदर दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर, है ना? तो सबसे पहला है डार्विन पिंच। क्या है? तुल्य रूपता, समझौता, अनुकूल विकर्ण। तो डार्विन पिंच क्या है? क्या है? अनुकूली विकर्ण। बी है पक्षी एवं तितलियों के पंख में समानता। पक्षी और तितलियों के अंदर समानता है, वो क्या है? वो क्या है? क्या होगी? तुल्य रूपता। डार्विन पिंच क्या है? अनुकूली नहीं। ठीक है, तो आपकी पूछा भी जाए अनुकूली विकर्ण के बारे में पूछा भी जाता है। पिंच पक्षियों का अलग अलग द्वीपों पर क्या है? भोजन के अनुसार सोच, जो उनकी सोच जो होती है, उसके अनुकूली विकर्ण का एक अच्छा सा उदाहरण है। अलग अलग द्वीपों पर भोजन के अनुरूप पिंच पक्षी की जो चोंच है वो अलग अलग रूप में वहां के वातावरण के प्रति अनुकूलित हो गई, जहां एक पूर्वज प्रजाति से कई सारी जातियां उत्पन्न हुई। दूसरा, पक्षी एवं तितलियों के पंख में समानता, तुल्य रूपता। क्या है? तुल्य रूपता। तुल्य रूपता कहते किसे? देखो, दोनों के अंदर क्या है? पंख है। दोनों के पंखों के कार्य समान है। पंख क्या करते हैं? इनको उड़ाने का कार्य करते हैं। तो क्या है? दोनों के पंखों का कार्य क्या है? समान है, लेकिन इनकी क्या है? मूल संरचना और विकास भिन्न भिन्न है। तो वो कहलाता है तुल्य रूपता। क्या कहलाता है? तुल्य रूपता। अगला है सी पार्ट जो है वो है व्हेल, चमगादड़ व मानव के अग्रपात की हस्तियां क्या? ठीक है, ये तो आप राइट कर ही दोगे। अब अंतिम जो बचा हुआ है वो क्या है? कौन सा है? समझाता। क्या है? समझाता। समझाता क्या कहते हैं? समझाता के अंदर क्या होता है? आपकी अग्रपात की मूल संरचना, हमारे जो अग्रपाद जो है हमारे हाथ, उसके अंदर क्या है? हमारी जो हुमरस है, रेडियस और अल्ना, ये क्या है? समान है। किसके अंदर? चमगादड़
व्हेल और मानव की, लेकिन उनके कार्य क्या है, अलग अलग हैं। व्हेल, चमगादड़ और मानव, ठीक है, किसी को उड़ाने में सहायक है, किसी को तैराने में सहायक है, तो किसी को क्या है, चलाने में अलग अलग है। इसको हम कहते हैं समजातता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए एवं पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त प्रतिजैविक का नाम। सबसे पहले है प्रतिजैविक की परिभाषा। प्रतिजैविक कहते किसे हैं? तो प्रतिजैविक क्या है बच्चों? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, निर्मित होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? या तो उन सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, नष्ट करने में, या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, जिसे मानव शरीर में होने वाले संक्रामकों का क्या किया जाए, इलाज किया जाए। यह है प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है। या तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इनको हम कहते हैं प्रतिजैविक। पेनिसिलियम नोटेटम, इससे प्राप्त प्रतिजैविक क्या है, ये सबको याद होगा। इसका नाम क्या है? पेनिसिलियम जो है वो नोटेटम से प्राप्त होने वाली क्या है, इसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। प्रतिजैविक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। याद रहेगा आपको, पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन है, ये करती क्या है, किस किस के उपयोग, कैसे रोगों के उपचार में किया जाता है इसका उपयोग? तो पेनिसिलिन जो है इस प्रतिजैविक जो का उपयोग है, जैसे आपकी काली खांसी है, निमोनिया है, या आपकी डिप्टीरिया है, ऐसे रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त प्रतिजैविक का नाम पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य व कोई एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो प्रतिबंधन एंजाइम जो है उसके कार्य क्या है, ठीक है। तो प्रतिबंधन एंजाइम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। प्रतिबंधन एंजाइम जिसके अंदर आपके पहला आता है आणविक कैंची, दूसरा जीन क्लोनिंग, तीसरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। याद रहेगा, आणविक कैंची। आणविक कैंची क्या काम करती है? ये एंजाइम जो होती है वो डीएनए के दो रज्जुकों को क्या करती है, एक विशिष्ट अनुक्रम पर काटते हैं, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये कौन करता है? आणविक कैंची। जीन क्लोनिंग दूसरा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में वांछित जीन के अलग करने और उसे वाहक डीएनए में डालने के लिए उपयोग किया जाता है, जीन क्लोनिंग। तीसरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये विभिन्न डीएनए टुकड़ों की लंबाई का विश्लेषण करके क्या करता है, विभिन्न डीएनए के टुकड़ों का क्या करता है, विश्लेषण करके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और उत्परिवर्तन की पहचान में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्रतिबंधन एंजाइम जो है उसको कार्य है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के विशिष्ट पहचान स्थलों को काटते हैं, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग और में आणविक कैंची के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको जीन क्लोनिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में भी बताया। नेक्स्ट है, कोई एक उदाहरण दीजिए।
उदाहरण क्या है, इसके अंदर आपके इको आर आई, ठीक है, इको आर आई यानी ई कोलाई जिसको हम कहते हैं, जीवाणु से प्राप्त पहला प्रतिबंधन एंजाइम खोजा गया था। ठीक है, अब ये पहला प्रतिबंधन एंजाइम था जिसके अंदर डीएनए में, किसके अंदर, डीएनए में ए जी ए ए टी टी और सी यानी गुआनिन, ठीक है, इसके बाद है एडिनिन, एडिनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, अनुक्रम की पहचाना है। उदाहरण आपके ये रहा, इसके अनुक्रम को पहचानता है और जी और ए के बेस के बीच में उसको काटता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझाइए। इसकी पॉलीमरेज है उसकी संरचना को हमें समझाना है। ठीक है, तो पॉलीमरेज एंजाइम है क्या, उसके बारे में। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसीआर। क्या कहते हैं, पीसीआर। कभी कभी पूछा जाता है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो पीसीआर क्या कहा जाता है उसको, पी सी आर, क्या कहते हैं, पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रयोगशाला तकनीक है। क्या है, एक प्रयोगशाला तकनीक है, ठीक है, जो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े की लाखों या करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए उपयोग में की जाती है, पीसीआर का, जिसमें 3 प्रमुख चरण हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसके अंदर 3 चरणों के अंदर इसको पूरा किया जाता है। पीसीआर कैसे कार्य करता है, देखो, पीसीआर जिसके अंदर पहला डीएनए चूरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। याद रहेंगे, पहला क्या है, डीएनए चूरेशन, एनिलिंग, याद रहेगा आपको, पहला क्या है, डीएनए चूरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, एनिलिंग, दूसरा क्या है, एली, दूसरा क्या है, एनिलिंग, दूसरा क्या है, एनिलिंग, क्या है, एनिलिंग। और तीसरा जो है वो है आपके एक्सटेंशन।
क्या है, एक्स टेंशन। ठीक है, पीसीआर के ये 3 चरण हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके डिनेचुरेशन के अंदर आपके उच्च ताप जो होता है इस पर कार्य करके उसको पिघलाया जाता है। एनीलिंग के अंदर तापमान कम किया जाता है। ठीक है, छोटे डीएनए टुकड़े होते हैं, इनके पूरक अनुक्रमों से उनको जोड़ा जाता है। और तीसरा होता है एक्सटेंशन, जिसके अंदर आपके ट्रैक डीएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है, इनको जोड़कर नया डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परजीवी जंतु का उपयोग रोगों का अध्ययन हेतु किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो परजीवी जंतु जैसे आपके कीड़े मच्छर का उपयोग रोगों के अध्ययन के लिए, उनकी जीवन प्रणाली कैसी है, मेजबान परजीवी उनके बीच में संबंध कैसा है, नए दवा लक्ष्यों की पहचान करने के लिए और रोगजनकों के प्रसार व नियंत्रण के तरीकों को विकसित करने के लिए परजीवी जो रोगों का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें परजीवी जनित बीमारियों के अंदर मलेरिया है, लिस्मेनियासिस के उपचार और रोकथाम के मदद हमें प्राप्त होती है, जिसमें आपके परजीवी प्रोटीन के अध्ययन में इनका हमें नियंत्रण होता है। इसके अलावा परजीवी जंतु चूहे का उपयोग भी मानव रोगों के मॉडल रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे समझ सकते हैं कि जीन किस प्रकार रोग के विकास में योगदान कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि की पारस्परिक क्रिया, जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले दो जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। इसको उदाहरण देकर हमें समझाना है। ठीक है, तो जो जातियां हैं दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। तो ऐसी जाति को कहते क्या है, उसको कहते क्या है ना, दोनों जातियों को लाभ पहुंचाने वाली समष्टि की पारस्परिक इस क्रिया को हम कहते हैं सहोपकारिता। कहते हैं उसको सहोपकारिता। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है, तो दो जातियों को लाभ पहुंचाने वाली समष्टि पारस्परिक क्रिया को सहोपकारिता कहते हैं, जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के अंदर हम देखेंगे फूल और कीट का, फूल और कीट जिसको भंवरा कहते हैं। ठीक है, फूल और कीट, फूल क्या करते हैं, फूल के ऊपर कीट होते हैं, वो मकरंद परागकण लेते हैं, है ना, जिससे कीट को भोजन मिलता है। बदले में आपके पुष्प जो होता है उस पुष्प में क्या होता है, परागकण करने में सहायता मिलती है ना। भंवरा होता है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प से बैठता है, तो उसके परागकण उसके पैरों के अंदर चिपक जाते हैं, जिससे एक पुष्प से दूसरे पुष्प में प्रजनन कराने में ये मदद करता है। दूसरा उदाहरण हम बता सकते हैं माइकोराइजिया का, इसका माइकोराइजिया का। अब यह क्या है, माइकोराइजिया कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच का संबंध है। माइकोराइजिया कौन सा, माइकोराइजिया है वो आपके क्या है, कवक और उच्च पौधों की जड़ों का संबंध है। कवक जड़ों की मिट्टी से पानी
और पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, बदले में पौधा कवक को क्या देता है? भोजन देता है। तो पौधा क्या करता है? भोजन निर्माण का कार्य करता है। कवक होता है वो जड़ से मिट्टी और खनिज लवण का अवशोषण करने में अपनी मदद कर। ठीक है, तो ये आपके समष्टि के पारस्परिक संबंध हैं। लाइकेन के बारे में भी आप बता सकते हैं। लाइकेन भी एक क्या है? सहजीवी संबंध है जो आपके कवक और शैवाल के रूप में पाया जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है तो कवक आश्रय या जल अवशोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक साधारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर को हमें समझाना है। ठीक है, प्रश्न बहुत सरल सा है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, उसके पोषक स्तर कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक। क्या है? उत्पादक। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर वो क्या है? उत्पादक है ना। प्रथम पोषक स्तर जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपके हरी घास है, पौधे हैं, शैवाल हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। तो ये जो स्तर है वो कौन सा हो गया? प्रथम पोषक स्तर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रथम पोषक स्तर। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं द्वितीय पोषक स्तर, है ना। कौन से? प्राथमिक पोषक स्तर। प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं द्वितीय पोषक स्तर, वो क्या करते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी, और पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय पोषक स्तर हो गया। टिड्डा है, खरगोश है ना, चूहा, हिरण, गाय, ये कई सारे उदाहरण आप बता सकते हैं। तीसरा हो गया आपके, तीसरा क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। कौन से कहेंगे? द्वितीय, और द्वितीय को हम क्या कहेंगे? आपके तृतीय पोषक स्तर, है ना। द्वितीय को हम क्या कहेंगे? ये तो उत्पादक क्या हो गए? प्रथम पोषक स्तर, और ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए? द्वितीय पोषक स्तर, है ना। कौन से हो गए? द्वितीय पोषक स्तर। ठीक है, और ये हो गए वो आपके कौन से हो गए? द्वितीय उपभोक्ता कौन से हो गए? तृतीय पोषक स्तर। कौन से? तृतीय पोषक स्तर। ठीक है, इसके बाद आपकी द्वितीय पोषक स्तर के अंदर कौन आता है? तो वो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। जैसे आपके मेंढक होता है ना, लोमड़ी होती है। जैसे मेंढक टिड्डे को खाता है, वैसे लोमड़ी किसको खाएगी? खरगोश को खा सकती है। ठीक है, अगला आपके चौथा है स्तर, वो आपके क्या है? तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। कौन सा? तृतीय उपभोक्ता, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ पोषक स्तर, जो आपके छोटे मांसाहारी होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता का उपयोग करते हैं। जैसे सांप होता है
वो आपके मेंढक को खाता है, तो ये चतुर्थ पोष स्तर हो गया। और पांचवा आपके चतुर्थ पोष स्तर, जिसको पंचम पोष स्तर कहा जाता है, ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे मोर, बाज, है ना। मोर होता है वो सांप को खाता है ना। बाज सांप या अन्य जीवों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, पोष स्तर उदाहरण देकर के हमें समझाने हैं। आप इस प्रकार एक अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके लोमड़ी, मेंढक, गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, उसके बारे में है, क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों को कहते हैं, है ना, जो जहां पौधों और जानवरों की प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं और जैविक विविधता के लिहाज से अत्यंत ये महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो कहलाते हैं जैव विविधता। क्या कहलाते हैं? जैव विविधता। अब है आपके लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं बच्चों? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके क्या होते हैं, पुष्पीय पौधों के पराग कोशों के अंदर सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से आपके बनती है। अगुणित सूक्ष्म बीजाणु बनाती है, लघु बीजाणु है। परागकणों की संरचना क्या है उसके बारे में है। परागकण के अंदर क्या होता है, परागकण नर युग्मविद है। कैसे है? नर युग्मविद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी संरचना मुख्य रूप से दो परतें और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। पहले आपकी बाह्य चोल, ठीक है, ये सबसे बाहरी कठोर परत है जो स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधी कार्बन से बनी होती है, जो उच्च तापमान और मजबूत अम्लों से बचाती है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि परागकण की बाह्य चोल किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। दूसरी है अंतःचोल। कौन सी है? अंतःचोल। ये आंतरिक भित्ति है और ये भी आपकी किसकी होती है? सेल्यूलोस और पेक्टिन, ठीक है, याद रखना बच्चों। अंतःचोल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोस और पेक्टिन की। बाह्य चोल आपकी क्या है? स्पोरोपोलेनिन की होती है, कठोर होती है, ठीक है। इसके बाद परागकण के अंदर एक जनन छिद्र होता है जो बाह्य चोल पर कुछ स्थानों पर आपके स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, जहां इसको हम कहते हैं जनन छिद्र। परीक्षा अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि स्पोरोपोलेनिन कहां पर अनुपस्थित होते हैं? तो जनन छिद्र पर। तो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका, ये बड़ी होती है जिससे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? भोजन संचित रहता है और एक अनियमित आकार का केंद्र उपस्थित होता है। दूसरी जो कोशिका जिसको हम कहते हैं जनन कोशिका, ये छोटी होती है और कायिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव के अंदर ये तैरती रहती है। इसी का अथवा के अंदर पूछा गया प्रश्न, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा पूछी है। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु के न्यूक्लियस में मौजूद गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से आपकी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है, ठीक है। परिपक्व भ्रूणपोष की संरचना, ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा। एक परिपक्व भ्रूणपोष के अंदर 7 कोशिका और आपके 8 केंद्रक वाली संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके अंड उपकरण,
यह बीजांडद्वारी सिरे पर स्थित है, जिसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रत्यांत कोशिकाएं, ठीक है, ये निबास सिरे पर स्थित है, 3 कोशिकाएं होती है और केंद्रीय कोशिका सबसे बड़ी कोशिका 2 ध्रुवीय केंद्रों के पास में स्थित होती है। तो आप चाहो तो इसका डायग्राम है वो व्यवस्थित बना सकते हैं, ठीक है। आपकी किस प्रकार कोशिकाएं हैं उसके बारे में आप इसको डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, असुगुणिता का कारण क्या है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण। तो पहले है असगुणिता का मुख्य कारण क्या है। यह त्रुटि तब होती है, ठीक है, कब होती है, असुगुणिता का मुख्य कारण क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण में त्रुटि, ठीक है। अब ये तब होती है जब अंडे या शुक्राणु के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों की संख्या 46 के बराबर नहीं होती है, तो वो क्या है, असुगुणिता, ठीक है। मुख्य कारण क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण में त्रुटि होना, है ना, 46 नहीं हो पाना, या तो जब अंडे या शुक्राणु के निर्माण के समय इनकी संख्या में कोई त्रुटि बनती है तो असुगुणिता का ये मुख्य कारक है। डाउन सिंड्रोम पर बताया भी था, अगले वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे वहां पर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके रोगग्रस्त व्यक्ति के अंदर शारीरिक मानसिक विकलांगता, विशिष्ट चेहरे की बनावट, कमजोर और रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर जो लक्षण है इनमें कमी होती है, ठीक है। इसी का अथवा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुगुणिता का कारण क्या है। तो बहुगुणिता का कारण क्या है, ठीक है, असुगुणिता का समझ में आ गया क्या होता है। असुगुणिता का मुख्य कारण क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण में क्या आना, त्रुटि, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कैसे उत्पन्न होता है वो आपको पता ही है। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनती है, ठीक है, जिससे आपके डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। बहुगुणिता ये क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या वृद्धि के कारण होती है, क्या होती है, गुणसूत्र जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिससे समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के सही अलगाव न होने के कारण ये आपके बहुगुणिता का कारण बनता, ठीक है, ये बहुगुणिता का मुख्य कारण है। टर्नर सिंड्रोम, इसके क्या लक्षण होते हैं, टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपके पता ही है कैसे उत्पन्न होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर आमतौर पर क्या होता है, आपके एक्स गुणसूत्र होता है उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। जहां पर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं कि उसका कद होता है वो छोटा रह जाता है, ठीक है, गर्दन चौड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर या तो यौनारंभ देरी से होता है या फिर इसके अंदर अनुपस्थित होता है, जिससे इस वो बोझपन भी हो सकता है। ये उनके लक्षण थे। इसके अंदर और भी हो सकता है, हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न था पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा के पिरामिड का वर्णन, ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उसको हम एक आरेख के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं,
सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे। ठीक है, तो ऊर्जा की पिरामिड को हम इस प्रकार एक डायग्राम के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, आज के अंदर सबसे पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, ये आधार के अंदर क्या होते हैं? उत्पादक आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, उत्पादक होते हैं उसके अंदर। उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं? पौधे। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? आपके ऊपरी स्तर। ठीक है, ऊपरी स्तर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऊपरी स्तर के अंदर आपके जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर आपके ऊपरी स्तर के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, है ना, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार आपकी उपभोक्ताओं के अंदर आपकी क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। धीरे 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 हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा होती है वो क्या होती है बच्चों? कम होती जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। लेकिन जब ये एक से दूसरे के अंदर आपके हस्तांतरित होती है तो ये ऊष्मा के रूप में क्या होती रहती है? हानि होती रहती है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या होता है? कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंतिम में जाकर के ऊर्जा है वो कितना प्रतिशत बचती है? तो कितनी बचती है? 10%। कितनी बचती है? 10% होती है। बाकी शेष जो आपकी बचती है 90% ऊर्जा होती है वो पर्यावरण के अंदर खो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है वो आप या तो डायग्राम बना करके, डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, इसको इस प्रकार आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 प्रश्न है, अमीबत्ता रोग के 2 लक्षण, है ना, अमीबत्ता। ठीक है, तो अमीबत्ता के 2 मुख्य लक्षण क्या होते हैं? पेट में ऐंठन होना यानी दर्द होना। ठीक है, दूसरा दस्त लगना। ये 2 कारण आप बता सकते हैं। दूसरा पूछा है अमीबत्ता रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या है ना, ये कैसे संक्रमित होता है? तो कैसे संक्रमित होता है? दूषित भोजन से, दूषित पानी पीने से ये रोग है वो संक्रमित होता है। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से दूषित हुआ पानी, है ना, संक्रामक व्यक्ति के मल के माध्यम से दूषित हुआ भोजन या सब्जियां, खराब स्वच्छता वाले क्षेत्र में संक्रामक का खतरा और अधिक बना रहता है। ठीक है, ये कारण आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अथवा के अंदर पूछा गया प्रश्न, निमोनिया के 2 लक्षण लिखिए, है ना। निमोनिया के अंदर आप जानते ही क्या होता है? खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना, ये इसके मुख्य कारण है। और अगला उसी का प्रश्न है, निमोनिया रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो उसके अंदर आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये मुख्य संक्रमण के कारक बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न पत्र पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।